ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कर रहे थे, इसको कम कर दो, ठंड है बहुत ज़्यादा, ये आपको, हाँ एसी चल रहा है, इसको स्लो कर दे, बंद कर दो बेशक। अच्छा जी, तो हम कर रहे थे बेसिकली बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस के अंदर हम कर रहे थे मैनेजरियल एनालिसिस, उसके अंदर भी हम कर रहे थे एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर भी हम कर रहे थे इन्वायरमेंट एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए जो हम टेक्निक यूज कर रहे थे वो थी पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, कल हमने उसके क्वेश्चन भी देखे थे। एक जो मेजर चीज कल हमने डिस्कस की थी वो ये था कि जो भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा वो कितनी तरह के होंगे, कितनी कैटेगरीज के क्वेश्चन हो सकते हैं आईकैप की तरफ से? 3। नंबर 1 स्ट्रेट क्वेश्चंस, नंबर 2 हाइब्रिड, और नंबर 3 केस स्टडी या प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमने कहा था कि जो स्ट्रेट क्वेश्चन होंगे उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, वो आपसे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट देगा, आपसे बुक की वर्डिंग डिमांड करेगा और आपने सिर्फ अपना नॉलेज प्रोड्यूस करना होगा। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर वो क्या टेस्ट करता है, आपका नॉलेज टेस्ट करता है। बड़ा स्ट्रेट सा क्वेश्चन होगा और कुछ नहीं। नंबर 2 जो क्वेश्चन होगा ये भी नॉलेज बेस्ड, लेकिन इसमें वो कोई ना कोई आपको स्टोरी सुनाएगा, किसी कंपनी का नाम, किसी बंदे का नाम, और आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि आप उस स्टोरी, उस बिजनेस या उस बंदे के प्रोस्पेक्ट में अपना नॉलेज प्रोड्यूस कर दें। करना इसमें भी क्या होगा, आपने नॉलेज प्रोड्यूस करना होगा, नॉलेज प्लस स्टोरी। इसके अंदर एक स्टोरी इन्वॉल्व होगी जिसको वो लेके चल रहा होगा, और ये क्या होगा, ये प्रैक्टिकल केस होगा पूरे का पूरा। आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देगा, वो आपको किसी कंपनी की एक ब्रीफ हिस्ट्री बताएगा, आपको एक उसका पूरा इंट्रोडक्शन देगा, और देन आपसे वो मांगेगा क्या, नॉलेज। वो कहेगा नहीं मुझे पता है, आपके पास है पड़ा। अंडरस्टैंडिंग, वो कहता है मुझे ये भी पता है, बस मुझे ये बताओ कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए आप इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकालोगे। वो आपसे क्या मांगेगा, कंसल्टेंसी मांगेगा। तो ये हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन होगा। तो तीनों की कल हमने देख ली थी कि नॉर्मली वेटेज क्या होती है आईकैप क्वेश्चंस के अंदर। आज हम पास्ट पेपर अपना स्प्रिंग 2024 उसके रिसेंट जो है उसके अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पेस्टल एनालिसिस से क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, उनका वेटेज क्या है, और हमें पता चलेगा कि ओवरऑल इस टॉपिक का वेटेज क्या है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ऊपर एमसीक्यूज है। पहले क्वेश्चन 1 में 15 एमसीक्यूज है, इसके अंदर से 2 एमसीक्यूज नॉर्मली पेस्टल एनालिसिस के होते हैं। अगर प्रैक्टिकली कहा जाए तो 2 नंबर जो हैं वो पेस्टल एनालिसिस के एमसीक्यूज में है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं तो क्वेश्चन 2 पूरे का पूरा पेस्टल एनालिसिस पे है। कितने मार्क्स का है, 8। कितने हो गए टोटल, 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन 3 का पार्ट ए भी पेस्टल एनालिसिस है जो कि 8 मार्क का है। कितने हो गए, 18। 15 से 18 नंबर का वेटेज है सिर्फ किसका, पेस्टल का। ये 20 तक भी जा सकता है, मतलब 20% वाला पोर्शन हमारा जो है वो किस पे बेस कर रहा है, पेस्टल। और पेस्टल का जो क्वेश्चन होगा वो बड़ा ही सिंपल, मजे का, आसान होगा, लेकिन उसमें आपकी टेक्निक क्या है या आपका वो क्या कहते हैं कमाल क्या होगा। कमाल ये होगा कि आपने सिंपल वर्डिंग जो आपके जहन में है उसको किस तरह एक लॉजिकल वे में पेपर के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं। सारी कॉमन सेंस होगी, सारा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी, पता होगा, लेकिन अगर आपकी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस हो जाती है तो ये पेस्टल एनालिसिस आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है बेसिकली, क्वेश्चन 2 के अंदर उसने 3 मुख्तलिफ कंपनीज का कुछ ओवरव्यू दिया है, कुछ उसने थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके बाद रिक्वायरमेंट में पहला वो कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज ऑफ आउटसोर्सिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, डाउनसाइजिंग एंड डीलेयरिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड द नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल एडजस्टमेंट। इस पूरी रिक्वायरमेंट को पढ़ो और पहले मुझे बताओ कि ये इनमें से किसके अंदर फॉल करती है। ये पहली रिक्वायरमेंट किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2.8, रिक्वायरमेंट पढ़ के बताओ कि ये किस तरह की रिक्वायरमेंट है।
ये क्या बता रही है? क्वेश्चन टाइप 1 है, टाइप 2 है, या टाइप 3 का क्वेश्चन है? Briefly explain the strategies of outsourcing, restructuring, downsizing, and delayering in context of the impact of technological change and need for the organizational adjustment. सिंपल वो आपसे क्या मांग रहा है? आउटसोर्सिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, डाउनसाइजिंग और डीलेयरिंग को डिफाइन कर दें। वो आपसे कोई सोल्यूशन नहीं मांग रहा, किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन इस रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं मांग रहा। वो जस्ट आप क्या बता रहा है, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है उसके जो 4 इफेक्ट हैं आप उनको एक्सप्लेन करें। डाउनसाइजिंग क्या होती है बच्चा? डाउनसाइजिंग ओवरऑल एम्प्लॉय कम करना, डीलेयरिंग लेयर ऑफ मैनेजमेंट कम करना, रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चर चेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना, मॉडल चेंज करना, डिपार्टमेंट निकालना है, ऐड करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट लेके आना, डायमेंशन चेंज करना, कम्युनिकेशन चैनल चेंज कर देना, मुख्तलिफ चीजें ये रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आती है। और उसके बाद कौन सा था? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है? काम आउटसोर्स कर देना। जो आपकी नॉन कोर एक्टिविटीज है, नॉर्मली वो कंपनीज क्या करती हैं, प्रोफेशनल्स को, टेक्निकल लोगों को आउटसोर्स कर देती है बनिस्बत इसके कि अपने पास उनको बनाए। 4 चीजें आपने सिंपल ये डिफाइन करनी थी। ये आपका कैटेगरी 1 क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन है। उसने आपसे जस्ट आपका क्या पूछा है? नॉलेज पूछा है। ये 4 नंबर था। इसका अगर मैं कहूं तो ऊपर वाली तीनों के साथ कोई लेना देना नहीं। और जो 3 कंपनी उसने डिफाइन किया ना, उनके साथ कोई लेना देना नहीं, बट स्ट्रेट से उसने 4 आपसे कहा ये चीजें डिफाइन कर दो, एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। आपने 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनों में हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना। उसके बाद है पॉइंट 2, सजेस्ट द राइट स्ट्रेटेजी फॉर ईच ऑफ द मेंशन एंटिटीज। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? टाइप 2 क्वेश्चन है कि भाई आप ऊपर वाले तीनों केस स्टडीज पढ़ें और उनको सोल्यूशन बताएं। ये टाइप 2 और टाइप 3 मिक्स है। क्यों? इसमें वो आपसे कंसल्टेंसी भी मांग रहा है। क्या कह रहा है? ऊपर वाले तीनों केस पढ़ें और उनको स्ट्रेटजी या उसका सोल्यूशन बताएं। हमने क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम कहां पे है। क्वेश्चन का टॉपिक कौन सा है? टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। टॉपिक कौन सा है भाई? टेक्नोलॉजी। पेस्टल के अंदर भी कौन सा? टेक्नोलॉजी वाला। टॉपिक आइडेंटिफाई हो गया। अब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉब्लम हम तीनों को पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। एंड पे हमने क्या देना है? उसका सोल्यूशन देना है। तो ये हमारा टाइप 2 से ज्यादा क्वेश्चन किस टाइप का बन रहा है? टाइप 3 का बन रहा है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज आ जाए पॉइंट 1 पे। इजी फूड्स, EF, अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रोजन फूड आइटम्स प्रोड्यूसर with a large workforce has started using automatic production and packaging machinery. फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फूड प्रोडक्शन कंपनी है। वो क्या कर रही है? उसने अपनी पैकेजिंग के लिए मशीनें रख ली हैं, रोबोट्स रख ली हैं, जिसका मसला क्या हुआ? विच हैज ग्रेटली रिड्यूस्ड मैनुअल वर्क एंड प्रोडक्शन टाइम। लोगों की जरूरत कम से कम हो गई है। मतलब अब क्या हो रहा है? आगे चलते हैं। एज अ रिजल्ट 45% ऑफ द वर्कफोर्स, ये बहुत ह्यूज है। देखो 5-7% इज अ नॉर्मल। अगर 5-7%, 4% वर्कफोर्स बैठी हुई है, निकालना है, वो डाउन साइजिंग में नहीं आती। ये कोई डाउन साइजिंग का मतलब मेजर पोर्शन कट करना। आप तकरीबन 25-30% तक अपनी लेबर जो है रिड्यूस करेंगे, ये डाउन साइजिंग है। 5-7% तो 5-7 एम्प्लॉयज, 10 एम्प्लॉयज, वो तो नॉर्मली रेगुलरली बंदा निकालता रहता है। ये डाउन साइजिंग नहीं होती। यहां पे क्या हो रहा है? मैसिव इंपैक्ट आ रहा है कि कितने % लेबर फ्री हो गई है? 45% लेबर फ्री हो गई। तो हमने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया? अब हमने आंसर ड्राफ्ट करना है। देखो, आंसर ड्राफ्ट करते हुए आपने तीनों चीजें देखना है। व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हाट द इफेक्ट इज एंड व्हाट द सॉल्यूशन इज। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऑटोमेटिक मशीनरी आ जाने की वजह से काम जो है वो हमारा क्या हो गया है? ऑटोमेटेड हो गया है, जिससे क्या हुआ? लेबर फारिग हो गई है, लेबर आइडल बैठी है। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि उनका कोई यूज नहीं है और हमें फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, उनको पे कर रहे हैं और हमारे पास उनका कोई काम नहीं है। सोल्यूशन क्या है? कौन सा काम करें? डाउन साइजिंग। सोल्यूशन हम देंगे कि इस दौरान कंपनी को, अच्छा अब सोल्यूशन आपने एज अ कंसल्टेंट देना है, ऐसा रटाबाज नहीं देना बुक में कि भाई जी कंपनी शुड डाउन साइज ना, या कंपनी को डाउन साइजिंग कर लेनी चाहिए, एम्प्लॉयज को निकाल लेना चाहिए। नहीं, आपने कंसल्टेंट की तरह कहना कि कंपनी शुड कंसीडर फॉर डाउन साइजिंग। फिर आपने उसको बताना है डाउन साइजिंग कैसे करनी है कि ड्यूरिंग डाउन साइजिंग कंपनी एथिकली ऑपरेट करे, लीगली ऑपरेट करे, तमाम लीगल कंप्लायंसेस को इंश्योर करे ताकि कंपनी के लिए बाद में किसी किस्म का मसला
ना हो, और हो सके तो थोड़ा सा टच ये दे दें कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह के बगैर होनी चाहिए, जो हम लेबर लॉज के अंदर पढ़ के आए थे, रिडेंडेंसी वाला याद है, उसका थोड़ा सा आप टच देंगे। कंसल्टेंट की तरह बात करेंगे। कंपनी जो है उसको ठीक ठाक कॉस्ट पड़ रही है, कंपनी को जरूर कंपलसरी नहीं है कि ये कॉस्ट वो बेयर करे, कंपनी के पास एक ऑप्शन मौजूद है। कौन सा? डाउन साइजिंग का। हाँ, डाउन साइजिंग के अंदर उसे क्या करना चाहिए? प्रॉपर लीगल लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए और उसके बाद उसको ये डाउन साइजिंग की तरफ करनी चाहिए। तो लिहाजा क्या होगा कि हर क्वेश्चन को हमने 3 पॉइंट्स में, हर आंसर जब भी आंसर देना होगा हमने 3rd नंबर क्वेश्चन का 3 करना होगा। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले आपने क्या करना है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? इंपैक्ट आइडेंटिफाई करना है कि भाई उसका इंपैक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन पे, ज्यादा है, कम है। अगर इंपैक्ट ज्यादा ना होता, 2-4% होता, तो फिर हम उसका अल्टरनेटिव यूज देते कि भाई एम्प्लॉइज को कहीं और यूटिलाइज करे, किसी और काम में करे, या फिर एम्प्लॉइज को देखो सिंपल। चले मैं आपको एक मजे की बात, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं। इसी केस स्टडी के अंदर वो कहता है कि जनाब ये ऑटोमेटेड होने की वजह से 3% लेबर जो है वो फ्री हो गई है। सोल्यूशन दे। देखो पहले नंबर पे क्या ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? 3% लेबर फ्री हुई है, प्रॉब्लम है। 3% भी क्यों? एक्स्ट्रा कॉस्ट आप क्यों बेयर करें? आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं और I2B में आप पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना, या वो कॉस्ट जो किसी किस्म की वैल्यू ऐड नहीं कर रही उसको एलिमिनेट करना। तो लिहाजा 3% लेबर फ्री हो गई है। प्रॉब्लम तो है कि हम ये 3% भी मुफ्त में क्यों दें लोगों को बैठ के। इंपैक्ट क्या है कंपनी के ऊपर? हाँ, इंपैक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल एक एडिशनल कॉस्ट है। सोल्यूशन क्या है? डाउन साइजिंग? नहीं, इसका डाउन साइजिंग सोल्यूशन नहीं है कि उनको निकाल दें। आप इसका सोल्यूशन आप क्या देंगे? क्या सोल्यूशन देंगे? सजेस्ट करो ना, प्रैक्टिकल बनो। ठीक है, उनको रिलोकेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और देखो वो लोग रिडेंडेंट हुए क्यों हैं, यूजलेस क्यों हुए, रीजन क्या है? उनके पास स्किल नहीं है। तो अगर उनको दोबारा यूज में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, उनको ट्रेन करके, डेवलप करके कहीं और यूज करें। ये सोल्यूशन है इसका एज अ कंसल्टेंट। ये नहीं है कि भाई उठाओ और निकाल दो उनको। आप उनको ट्रेन करें, डेवलप करें, वो आपका एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। बड़ी मुश्किल से लोग इकट्ठे करते हैं, टीम बहुत मुश्किल से बनती है। आप उनको ट्रेन डेवलप करो और किसी और डिपार्टमेंट के अंदर लगा दो या ऊपर किसी और काम में लगा दो। लेकिन यहाँ पे 45% है ना, ये पॉसिबल नहीं है। उनको आप ट्रेन डेवलप नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट आएगी। तो इसका क्या तरीकाकार है कि आप लीगली और एथिकली क्या कर लो? डाउन साइज कर लो। तो लिहाजा इंपैक्ट और फिर उसके बाद सोल्यूशन भी आपने एज अ कंसल्टेंट देना है, एज अ कंसल्टेंट देना है। ऐसे नहीं कि बस बुक के अंदर लिखा था तो आपने बता दिया। ये सारी चीजें होती हैं बच्चा, आंसर क्वालिटी ऑफ आंसर इससे इंप्रूव होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। स्पाइसी फूड स्ट्रक्चर विद मल्टीपल मैनेजमेंट लेवल फेसेस डिसीजन मेकिंग चैलेंजेस एंड डिलेज इन एड्रेसिंग इश्यूज। क्या मसला चल रहा है? डिसीजन मेकिंग चैलेंजेस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें भाई। डिसीजन मेकिंग क्या है? स्लो है। वजह मैनेजमेंट के लेवल ज्यादा है, जिसके अंदर से कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो स्लो है बहुत ज्यादा, मैनेजमेंट लेयर ज्यादा है। इन रिसेंट प्रेजेंटेशन टू द सीईओ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हाईलाइटेड दैट, HR डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन SF have resulted in 40% overlapping duties across many level of management। इनके भाई हुआ क्या है? कंप्यूटर सिस्टम आया, वही काम कंप्यूटर सिस्टम का भी है और वही उसके मैनेजर का भी है। तो भाई दोनों में से किसी एक को रख लो। तो हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भैया, प्रॉब्लम ये नहीं है डिसीजन मेकिंग है, ये इंपैक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि भाई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो ड्यूटीज हैं मैनेजमेंट लेवल की वो क्या हो गई हैं? खत्म हो गई हैं, रिडेंडेंट हो गई हैं। उसकी वजह से इंपैक्ट क्या आ रहा है? डिसीजन मेकिंग स्लो हो रही है। तो सोल्यूशन क्या है? डीलेयरिंग कर दें, आप स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड कर दें, आप ज्यादा लोग दें, क्योंकि आप मैनेज करना
आसान हो गया है, आप लोगों की मैनेजर्स की लेयर्स खत्म करें, इससे कॉस्ट भी बचेगी। लेकिन कॉस्ट बचाना कभी भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रोसेसेस को एफिशिएंट करना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कभी भी कॉस्ट बचाना नहीं होता। लिहाजा आपने इस तरह नहीं करना क्वेश्चन में कि पहला सोल्यूशन ही है। देखो दो चीजें आंसर के अंदर लिख देंगे, कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर आपको जज नहीं करने वाला, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर है। यहाँ पहले लेवल पे आपने पैसों की बात नहीं करनी होती, क्लाइंट को आपने एक प्रॉपर तरीके से लेके आना होता है जो प्रोफेशनल लगे। ओके जी, क्या होगा? डिलेयरिंग होनी चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या है? डिलेयरिंग। थर्ड पॉइंट पे आ जाए। Shiz Autos, a growing automobile assembly plant, initially hired security staff through personal contacts and has been managing them manually. जो हमारी सिक्योरिटी होती है, आपको प्रैक्टिकली पता है ये सिक्योरिटी वगैरह कैसे हो सकती हैं? कितने तरीकों से ये सिक्योरिटी की सर्विसेज मिलती हैं? ये जो हमारे गार्ड्स वगैरह हैं, सिक्योरिटी वगैरह क्या होता है? देखो, एक तो ये है कि आप अपने खुद सिक्योरिटी मेजर्स खुद करें। दूसरा ये होता है कि आप किसी को आउटसोर्स कर देते हैं। जिस तरह हमारा गार्ड है वो कंपनी का है बेसिकली, ठीक है, उसको कंपनी जो है वो रेगुलेट करती है, मैनेज करती है। हमारा काम नहीं है ना, हमें नहीं पता कि कार्ड की क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सा असला होना चाहिए, और वो चलता भी है नहीं चलता। अब जाहिर सी बात है, मैं तो जाके पिस्टल उठा के चेक नहीं कर सकता ना, हफ्ते में एक बार कभी दिखा 4 राउंड निकाल के देखते हैं कि चलता भी है कि नहीं चलता। बल्कि चलो चलता तो है, देखते कोई बंदा मरता भी है इससे कि नहीं मरता, सामने खड़ा हो 2 टेस्ट फायर करते हैं। तो ये बेचारा सारा किनका काम है? उनका काम है। मैं खुद इस पगे में पढ़ूंगा तो मुझे तो पता ही नहीं है क्या रोल है इनके, मैं क्या पता सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर ना पाऊँ ना आप कर पाऊँ। तो लिहाजा ये गार्ड वगैरह की सर्विस। अच्छा, इसी तरह ये जो हमारे कैमराज वगैरह लगे होते हैं, इनकी भी बाज़-औक़ात कंपनीज जो हैं वो सर्वेलेंस कर रही होती हैं कि खासतौर पे जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें किसी एक बंदे को वो क्या सीसीटीवी बिठाएंगे, उन्होंने आउटसोर्स किया होता है हेड ऑफिस में, वहाँ पे लोग बैठ के उसको मॉनिटर्स कर रहे होते हैं। खासतौर पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं ये कर रही होती हैं। इसी तरह हमारे कंप्यूटर्स की सिक्योरिटीज़ वगैरह के लिए भी IT एजेंसीज होती हैं जो हमारे फायरवॉल, हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह, एंटीवायरसेस वगैरह इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही होती है, अपडेट कर रही होती हैं। तो ये हुआ है। वो क्या है, शिज़ ऑटोज़ जो है वो बिजनेस बढ़ रहा था। शुरू में उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी सर्विसेज खुद अरेंज की, मैनुअली उसको मैनेज कर रहे थे। लेकिन मसला ये है कि उनकी इनके अंदर कोई एक्सपर्टीज नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम ये नहीं है, वो इफेक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि भाई इनकी सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी फील्ड के अंदर इनके पास स्पेशलिटीज नहीं है। उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट हो रही है ये उसके साथ साथ खुद को एक्यूप नहीं कर पा रहे। तो सोल्यूशन क्या है? आउटसोर्सिंग। क्या आप किसी टेक्निकल बंदे को, आप किसी प्रोफेशनल फर्म को आउटसोर्स कर दो ताकि वो इन चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। हालांकि देखने में हर पॉइंट का आंसर कितनी लाइन का था? 2 से 2.5 लाइन से ज़्यादा, लेकिन लिखने की जो टेक्निक है इसी के मार्क्स है सारे। ड्राफ्टिंग की टेक्निक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 8 नंबर का पेस्टल एनालिसिस तक समझ आई, चीज़ें इंप्रूव हुई कि आपने आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है। और खासतौर पे इस क्वेश्चन का जो बेसिकली गोल्ड मेडल या मेरिट सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए होता है। इंशाल्लाह मेहनत करो। अच्छा जी, आगे चलें, क्वेश्चन 3 पे आ जाए। पढ़ें इसको, क्वेश्चन 3 को पढ़ें। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस इंडस्ट्री हो और उसका पेस्टल एनालिसिस करें और उसमें कोई 3-4 फैक्टर ही हो, बाकी 2 हो ही ना? इज इट पॉसिबल? सारे 6 ना? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। देखो, 2 चीजें हैं। एक, इफेक्ट कर कितने रहे हैं आपके ख्याल में? क्या हमारे ऊपर इस वक्त ये 6 के 6 फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं? नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। ये चीज क्या कहते हैं, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। एक चीज आपके इन्वायरमेंट में फैक्टर हैं कौन कौन से, दूसरी कि वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और फिर इफेक्ट भी कर रहे होंगे तो भी तो एक्सटेंसिवनेस हर फैक्टर की डिफरेंट है, लेकिन फैक्टर मौजूद सारे होंगे। तो पहली चीज, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 3-4 फैक्टर आप तो बड़े क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेंगे जिनके अंदर प्रॉब्लम आपको नजर आ रही होगी, उसने क्वेश्चन में बताए होंगे। 1-2 फैक्टर ऐसे होंगे जो बीच में नहीं बताएगा और आपको लगेगा कि इसके इन्वायरमेंट के फैक्टर ही 4 है। नहीं,
फैक्टर 6 होंगे। कॉमन सेंस से काम करें ना, फिर आप सोचेंगे वो 2 फैक्टर कौन से हैं, कौन सी चीजें हैं, और जनरल लिख दें आप उसको, बात खत्म। एक चीज, इन्वायरमेंट के फैक्टर